चलो भाई, पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग है प्राचीन भारत, ठीक है। एक एक करके देखते जाएंगे क्या है कंटेंट, नहीं है। प्राचीन भारत की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो कुछ शब्द पहले है, उसे हमें समझना है। प्राचीन भारत भी इसे कह देते हैं या प्राचीन इतिहास भी कह देते हैं। कुल मिलाकर के प्राचीन का मतलब पुरानी, ठीक है। अब प्राचीन भारत शुरू जो हुआ है, रियल वे में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। लेकिन कई बार मैं एग्ज़ाम में देखा हूँ स्टोन एज से सवाल आ जाता है। तो सबसे पहला यदि चैप्टर की हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है, इसे कहते हैं हम लोग स्टोन एज या इसे कहते हैं पाषाण काल। क्लियर है। पाषाण की यदि हम लोग बात करें तो पाषाण को हम लोग बोलते हैं पत्थर। जनरली यह माना जाता है, इतिहासकार यह मानते हैं लगभग आज से 2 लाख वर्ष पहले या 2,60,000 वर्ष पहले, कोई फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्स हम देखेंगे तो 2 लाख वर्ष पहले मनुष्य का माना जाता है, जो एक रियल मनुष्य है जिसमें समझदारी आ गया हो, ठीक है, उन सभी का उदय हुआ। और यह मुख्य रूप से देखा जाए, ये हम अपना पढ़ेंगे, अपना इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मेन एरिया कहाँ था, सवाल जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ से पहला सवाल यह पूछा जाता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया सुविधा के आधार पे। तो 2 तरह के भागों में इसे बांटा गया। एक तो हम लोग कह देते हैं प्राचीन भारत, दूसरा हो जाता है मध्यकालीन भारत, तीसरा हो जाता है आधुनिक भारत, और चौथा हो जाता है विश्व इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन पढ़ाई के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग पहले फेज में हैं और पहले फेज को पूछा जाता है कि इसे क्या कहते हैं। तो पहले फेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना, इसमें लोग बाग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, इसमें लोग बाग सुन करके समझ करके अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। इसके बाद दूसरा जब सेक्शन आएगा तो वह आएगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य मतलब आधा अधूरा, ज्ञान तो होगा लेकिन कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा लिखना जानेगा, थोड़ा समझना जानेगा। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में लोग बाग समझना भी जान रहा है, लिखना भी जान रहा है, दूसरे को समझा भी पा रहा है। तो अभी का जो फेज चल रहा है, यह चल रहा है ऐतिहासिक काल। इसमें लोग बाग क्या है, समझते भी हैं, लिखते भी हैं। तो वो यदि आपसे पूछा जाए कि जो स्टोन एज था, जो पाषाण काल था, वो किस ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ मतलब सबसे पुराना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से सवाल क्या क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट जो सवाल पूछा जाएगा उसी के बारे में लंबे चौड़े चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले सवाल यह पूछा जाता है कि ये जो पाषाण काल है, इसको सुविधा के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, देख लो। तो सुविधा के आधार पे इन्हें जो बांटा गया है पाषाण काल को, वो कितने भागों में बांटा गया है सुविधा के आधार पे, इसे कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। ध्यान से चीजों को सुनते जाना और समझते जाना। पहले को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे को बोलते हैं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब ओल्ड स्टोन एज, मध्य मतलब मिड स्टोन एज, और न्यू नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। अब इसमें क्यों ऐसा, क्यों कैटेगरी में क्यों बांटा गया, ज़्यादा इन सबों पे बहस नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा क्या था, है ना, मिड स्टोन एज, और तीसरा क्या था, न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। नाम दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा क्वालिटी। तो यहाँ पे यह देखने को मिला जो मनुष्य हैं, पूरा पाषाण की मैं बात कर रहा हूँ, मनुष्य लगभग यहाँ पूरा पाषाण का जो एज माना जा रहा है, वह माना जा रहा है आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले की कहानी।
यहाँ पे लोग बाग संगठित होकर कभी भी नहीं रह पाए। 2-4 घर यहाँ, अब घर उस समय था नहीं, 2-4 लोग यहाँ हैं, 2-4 कहीं हैं, मतलब कुल मिला करके इनका जो जीवन था वो हंटिंग पे आधारित था, शिकार पे आधारित था। जो जितना जैसा ताकतवर, जानवर ताकतवर होंगे तो मनुष्य को खा जाते होंगे, और इस समय मनुष्य में बुद्धि नाम मात्र का था। मनुष्य अपनी रक्षा करना भी नहीं जानता था। इसीलिए इस समय के लोग बाग कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करते थे। क्लियर है? लेकिन अब यहां के बाद जब यहां आएंगे, ये वाला जो एरिया है, नो डाउट यहां पे भी एग्रीकल्चर के प्रमाण मिलेंगे, लेकिन कोई खास प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ के लोग बाग क्या खाते थे नहीं खाते थे। यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये सभी जो है शिकार पे जीवन अपना रोजमर्रा की जिंदगी में व्यतीत करते थे। हाँ, वो अलग मैटर है, गुफा में रहते होंगे, ठीक है, वो अलग मैटर है। आग का आविष्कार हो चुका था। 2 कंडीशन है आग के आविष्कार को लेकर। अब दो कौन सा कंडीशन है, दो कौन सा कंडीशन है? कुछ लोग यह मानते हैं, हम लोग आप लोग भी जानते हैं, 2 पत्थर को टकरा दो चिंगारी आ जाती है। लेकिन अक्सर आप देखते हो, अभी गर्मी के दिनों में आप देख रहे हैं जंगलों में आग लग जाती है, तो पत्थर के टकराने से कम चांसेस होते हैं। जब आप देखिएगा पेड़ होते हैं, 2 टहनियाँ क्या होते रहती है, हवा के कारण घिसड़ते रहती है, और आप देखिएगा जितने भी ग्रीन होते हैं, लकड़ी होते हैं, उसमें मीथेन की मात्रा होती है, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलाने का काम करता है। तो बार बार जब घर्षण होता है तो हीट उत्पन्न, अरे अपने हथेली को रगड़ो, हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे वो लकड़ी जलना शुरू हो जाता है। तो 2 रीजन है आग के। माना जाता है कि पाषाण काल के लोग कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में, मैं पूरा कंप्लीटली नहीं बता रहा हूं, आग का यूज किया करते होंगे, लेकिन ये नाम मात्र की बात है। इसमें कुल मिलाकर के हंटिंग पर लोग बाग रहते थे, घर द्वार नहीं बनाते थे, जैसे तैसे गुफा में पेड़ के ऊपर, है ना, अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद यदि देखा जाए, यहाँ पे हथियार के रूप में कोई शार्प हथियार नहीं था, कोई छोटा हथियार नहीं था, बड़े बड़े स्टोन का यूज किया करते थे। लेकिन जब सेकेंड फेज में हम आते हैं, हालांकि इसको भी 3 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है, इसको भी 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में, लेकिन आपके एग्जाम में उतना सवाल वहां से नहीं पूछा जाता है। मिड स्टोन एज में आते हैं, तो मिड स्टोन एज में यहां पे जो लोग बाग बड़े बड़े हथियार का प्रयोग कर रहे थे, यहां पे हथियारों का साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा नुकीलापन आ गया। लोग बाग व्यवस्थित रूप से देखने को मिल रहा है, लोग बाग नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया। सभी लोग नहीं, जिसमें बुद्धि आ गया। अरे जैसे अपना अभी भी भारत, कुछ लोग जंगल में अभी भी रहते हैं, कुछ लोग हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, कुछ मिडिल में रहते हैं, वैसे कैटेगरी हमेशा ये बना हुआ रहेगा, उस समय भी वैसा बना हुआ होता। लेकिन यहाँ पे मिड स्टोन एज में देखने को मिलता है कि पूछा जाता है, मछली के कांटे के प्रमाण यहाँ मिल रहे हैं, तो हो सकता है लोग बाग मछली पकड़ना कहीं ना कहीं सीख गए होंगे। कुछ घर के भी प्रमाण मिल रहे हैं। अब घर ऐसा नहीं कि ईंट पत्थर के घर, जैसे पहले क्या करते थे, मान लो जंगल है, बीच से लकड़ी का सफाया कर दिया, चारों ओर से पेड़ लगी हुई है, चारों ओर से इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, और उसी खुले एरिया में लोग बाग रहने लगते थे। लेकिन मिड स्टोन एज में एक और खास बातें हैं, यहाँ पे लोग बाग मान लो रह रहे हैं, तो ये पूरे एरिया में लकड़ी के काफी बड़े जो है ना लाइन बने हुए होते थे, सूखे लकड़ी के, और इसमें आग लगी हुई रहती थी। क्यों? अब रात में जंगल में भाई कोई आ जाए जानवर, तो जानवर आग से क्या होता है, परहेज करेगा। तो कहीं ना कहीं मनुष्य में धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तीसरे फेज में जब आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यू स्टोन, नाम ही है नवपाषाण काल, इसे हम लोग नवपाषाणिक क्रांति भी कहते हैं। क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव, बड़े पैमाने पे किसी भी चीज का बदलाव। इसीलिए कई बार यह पूछा जाता है कि न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई?
क्योंकि यहां पे लोग बाग बड़े पैमाने पर आग का प्रयोग करने लगे, आग को लोग बाग स्टोर करके रखने लगे। अरे आज से 200-400 वर्ष पहले जाओ, कहां था माचिस? गांव वगैरह में एक चौपाल टाइप का होता था सार्वजनिक, वहां आग लगी रहती थी, वहां से लोग बाग उठाते थे अपने चूल्हे। या आज से 200 वर्ष पहले दादी से पूछना, परदादी से यदि होंगे तो उनसे पूछना, चूल्हे में जो है ना हमेशा थोड़ा सा जो है ना आग सुलगी हुई रहती थी, लगी हुई रहती थी। क्यों? उस समय ये सब चीज नहीं था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, अब आग आया भाई, कई जंगल के जंगल राख हो गए। अब जब जंगल जलेंगे, मनुष्य है, मनुष्य तो भाग जाएगा भाई, और मनुष्य बाहर भी रहने लगा था जंगल से बाहर, तो इसमें किसका नुकसान ज्यादा होगा? जानवर। और जानवर इस आग में जब झुलसेंगे तो पक जाएंगे, और जब पक जाएंगे तो फिर ये मनुष्य क्या करेगा? उसे खाएगा। मुंह मत बनाओ, तुम भी खाती है। कल देखे यो कहती है मैं शुद्ध शाकाहारी, इधर उधर देख रही है पूनम, और अंडे धुआं उठा रही है, 12-15 अंडे, है ना? ये सच्चाई है। जो मुंह बनाए समझ लो वो ज्यादा एक्टिंग कर रही है। धरती पे मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानवर है जिसे क्या कहा जाता है पता है? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। और जब विकट परिस्थिति आएगा, अब मान लो तू अफ्रीका में जन्मी होती तो आज मुंह बनाती, पूरा वहां हाथी तक को निगल जाती। वहां के लोग खाते हैं भाई, अपने इंडिया में कुत्ते को खा जाते हैं। तो भाई वो देखो, जो जो खा रहा है खाने दो उसे, इस पे जो है ना ये नहीं भाई, उसका अपना मर्जी है। तो ऐसे मुंह नहीं, अच्छा मुंह बनाओ। भगवान शकल दिया, अच्छा बना करके भुंडा शकल बना लेती। कहां थे भाई हम लोग? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में बहुत बड़ा क्या आया? चेंज आया। आग का प्रमाण अब बड़े पैमाने पे मिलता है। लोग वह कुल्हाड़ी बनाने लगा, समझो, और बिल्कुल नुकीले हथियार बनाने लगे, मतलब बुद्धि का विकास शुरू हो गया। अब मान लो इतना बड़ा पत्थर आपको दे, अभी किरण को दे इतना बड़ा पत्थर, कहेंगे बेटा चलाओ, तो क्या करेगी? मालूम चलेगा पत्थर उठा, लेकिन वही सांप। अब छोटा हो तब तनिष को तुरंत टारगेट कर देगा ये। तो यही चीज है, जब छोटे हथियार बनेंगे तो लॉन्ग दूरी तक जाएंगे, और दूर से भी इजीली क्या कर सकते हैं? शिकार कर सकते हैं। जब हथियार आएंगे तो मिट्टी को भी आसानी से क्या कर पाएंगे? लूज कर पाएंगे। तो नवपाषाण काल में लोग बाग नदी के किनारे रहने लगे, खेती के प्रमाण मिलने लगे। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है, और ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है, या तो यह डेट आएगा या यह डेट आएगा। 7000 BC या 7500 BC में लोग बाग, ये नवपाषाण काल की एरिया में बता रहा हूं, मेहरगढ़ आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान, मेहरगढ़ में पहली बार साक्ष्य मिल रहे हैं। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े गोदाम गेहूं के और जौ के। इसलिए पूछा जाता है पहला फसल कौन सा था भाई? ठीक है, तो गेहूं और जौ दोनों जो है कहां से मिले? मेहरगढ़। अब गोदाम मिल रहा है, इसका मतलब लोग बागों में बुद्धिमानी, लोग बाग राजतंत्र शुरू कर दिए। सोच लिए, तो बहुत बड़ा बदलाव आया। मतलब उस समय का जितना भी टेक्नोलॉजी था, नवपाषाण काल के लोग बाग सब यूज करना शुरू कर दिए। पालतू पशु गाय को बना लिए, तो कहीं ना कहीं समझदारी, घोड़े आ गए, गधे आ गए, सभी यहाँ पे धीरे धीरे आ गए। अब नदी के किनारे रह रहे हैं लोग बाग, तो कहीं ना कहीं नाव का भी आविष्कार हो गया होगा भाई। एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह आ गया। हाँ, वो अलग मैटर है, पहले लकड़ी के पहिए थे। अब इस नवपाषाण काल में एक और क्रांति आया, और यहां पे देखने को मिला एक जो है ना, ये पूछा जाता है पहला धातु, पहला मेटल कौन सा था? नवपाषाण काल में ही कुछ लोग बात बुद्धिमान लोग थे, तांबा ढूंढ निकाले। और तांबा कहां से ढूंढे? तो खेतड़ी से। और खेतड़ी कहां पड़ता है भाई? ठीक है, राजस्थान में। तो यदि पूछा जाए भारत में पहला जो धातु था वह कौन सा था, तो वहां पत्थर मत मार देना, पहला धातु तांबा। और तांबा कब ढूंढा गया? नवपाषाण काल में। इसलिए अब यहां देखो, अब एक नाम क्या पड़ा? नवपाषाण काल।
ठीक है, नव का मतलब नया पाषाण। अब इसे जो है ना नव पाषाण काल को कई बार ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र का मतलब कॉपर, तांबा, तो इसलिए इसे कहते हैं कि तांबा का प्रयोग कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी के रूप में बहुत सारे चीजों में ये सब कुछ होने लगा। तो ये कुछ कंडीशंस थे। अब यहां से क्वेश्चन इसके अलावा क्या क्या पूछा जाएगा ये देखो। एक तो सबसे पहला सवाल नव पाषाण काल से पूछा जाता है, क्या मिला नहीं मिला, ना कुछ समझ में आए, जो है सब मिला। क्लियर है। दूसरे कंडीशन, क्या नव पाषाण काल को काल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार कॉपर ढूंढा गया। कॉपर कहाँ से ढूंढा गया? तो राजस्थान के खेतड़ी से ढूंढा गया। भारत में पहली बार किस फसल के प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं और जौ के दोनों के एक साथ मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ नव पाषाणिक स्थल या पाषाण काल का मेन प्लेस है, जो आज के डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है। इसके बाद गेहूं के बाद एक क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में कि पहली बार चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रमाण जो मिले हैं गंगा घाटी वाले क्षेत्र को उस समय एक क्षेत्र के नाम से जानते थे। ये पूछा जाता है बेलन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेलन घाटी में कई प्लेस स्थित था, ठीक है, लेकिन एक प्लेस हमें याद रखना पड़ेगा, उस प्लेस का नाम है कोल्डीवा। तो कोल्डीवा से पहली बार किसके प्रमाण मिले हैं? तो चावल के प्रमाण मिले। क्लियर है। इसके बाद यदि सवाल पूछा जाए तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल जो है वह अभी भी प्रमाणित है। वह किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उसका नाम क्या है? तो भीमबेटका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी प्लेस सीधा सा क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि इनमें से कौन सा स्थल पाषाण काल का नहीं है। तो आपको जैसे मेहरगढ़ दे दिया, कोल्डीवा दे दिया, भीमबेटका दे दिया, बुरजाहोम दे दिया, भरे पड़े हैं। तो भीमबेटका पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। क्लियर है यहां तक? तो भाई कल क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया था कि सिकंदर किस दर्रे से आया था। क्या आप लोग देख लिए? बताओ। और गया किस दर्रे से? बेलन नहीं, बोलन। बेलन घाटी तो अभी पढ़ा है। ऐसे देखो, एक तो बेलन घाटी हो गया। दूसरा यह भी पूछा जाता है कि सोहन घाटी किस एज का है? तो पाषाण काल का है। ठीक है। और ये जो है मुख्य रूप से आज के डेट में देखिएगा तो राजस्थान, पंजाब और कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। ये तीनों एरिया में ये एरिया काफ़ी जो है, ये सब एरिया काफ़ी पॉपुलर था। जैसे बेलन घाटी जो था एग्रीकल्चर के लिए फेमस था। ये जो सोहन घाटी है ये जो है ना कंपनियों के लिए फेमस। ये सब प्रॉपर एक नाम, जैसे आज की डेट में कहते हैं ना भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है किस घाटी में? तो गंगा यमुना घाटी कहते हैं ना। तो वैसे ही उस क्षेत्र का उस समय नाम था। अब कुछ साइट्स देख लेते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सा साइट्स है? तो 2-3 साइट्स तो हम बता दिए। 2 साइट्स सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर में। एक का नाम है बुरजहोम, दूसरा का नाम है गुफ कराल। ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। ये सब साइट से किसका? पाषाणिक लोग रहा करते थे यहाँ से आप देखिएगा इन दोनों जगह से यदि हम बात करें तो गुफ कराल से मुख्य रूप से मिला है मृद भांड। मृद भांड समझते हैं? मिट्टी के बने बर्तन। और यहाँ से जो मृद भांड मिला है लाल भी मिला है, काला भी मिला है। तो इसका मतलब लोग बाग कलर करना जानते थे। अरे मिट्टी जो है, मिट्टी की जो घड़ा है, अब घड़ा को रेड कर दिया है, इसका मतलब रेड मिट्टी का लेप चढ़ाया जा रहा है।
और पकी हुई मिट्टी का, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया। तो मृदभांड जो मिलता है गुप्त कराल से बड़े पैमाने पर मिलता है। क्लियर है। इसके बाद देखा जाए यहां से जो है ना, यहां से मिलता है एक तरह से आंतरिक घर। आंतरिक घर, कुछ लोग यह कहते हैं ये एक प्रकार से कब्र था, और यह भी कहीं ना कहीं सत्य है। और यहां पे ये देखने को मिलता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते जो उसके साथ लगाव था, या मान लो कोई मनुष्य की मृत्यु हो गई, जो हॉल लाइफ में वो यूज किए थाली लोटा जो भी होता है ना, छड़ी वगैरह जो भी होता है, हीरे जवाहरात सोने, पहले आज के डेट में यदि मरे है ना, और गले में चेन हो, मरने वाले हो, तुरंत आएगी कौन बहू, इधर उधर देखी तुरंत मरने वाली है ही अम्मा, साफ करो मामला। ये सच्चाई है, इसी को कलयुग कहते हैं। ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, जो है पहने हुए उसी के साथ उन्हें क्या कर दिए जाते थे, दफन कर। उस समय जो है ना जलाने के प्रमाण, बॉडी को जलाने का प्रमाण काफी कम मिलता है, क्योंकि देखो उस समय के लोग कितने समझदार थे कि भाई जलाएंगे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, फिर क्या होगा, नदी के किनारे जलाएंगे, वाटर पॉल्यूशन, कोई बीमारी हो लग जाए, तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, दफन कर देते थे। तो बुर्जा होम से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते वगैरह को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ मैं आपको बता ही दिया हूं। एक पूछा जाता है मुख्य रूप से, कोलडीहवा बता दिया हूं। कोलडीहवा कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहने का मतलब बेलन घाटी। यहीं पे एक और है जगह मदहदा, यह भी कई बार पूछा जाता है कि मदहदा जो साइड से है, ठीक है, यह भी मुख्य रूप से किसका स्थल है, तो हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं, पाषाणिक स्थल है, और यह कोलडीहवा के आसपास भी है। यहां से बड़े पैमाने पे ध्यान रखिएगा, यहां से बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर के प्रमाण मिल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं पहले ही बताया हूं, इन सभी क्षेत्रों में लोग व्यवस्थित रूप से रहना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। इसके बाद यदि देखा जाए तो ये मैं देखा हूं कई बार क्वेश्चन कि भाई चिरांद और चेचर, ध्यान रखना, और चेचर ये दोनों साइड्स है, और ये दोनों साइड्स पाषाणिक है, लेकिन किस राज्य का हिस्सा है। तो आप इमेजिन करो कि भाई कितना बड़ा एरिया था, पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, बिहार आ गए हैं, नीचे अभी पढ़ेंगे दैमाबाद वगैरह पढ़ेंगे, भगत राव पढ़ेंगे महाराष्ट्र, तो कहीं ना कहीं ये स्टोन एज काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। इसी का तो अगला रूप, इसी के जो लोग बाग जब बचेंगे ना, इसी का अगला रूप बनेगा बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो लोग बाग बच गए, समझदार हो गए, एक नई सिविलाइजेशन को वो जन्म देगा। नहीं तो इमेजिन करो मनुष्य अभी सब खत्म हो जाए पूरे पृथ्वी से, तो कोई सिविलाइजेशन जन्म ही नहीं लेगा। ठीक है। तो जो कुछ लोग बचे हुए थे वही नेक्स्ट जनरेशन ऐसे जन्म देते रहता है। क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों, अब यहां से क्या मिला है, यहां से लगभग उस टाइम के सभी जो फसल होते थे, आज के डेट में क्या होता है, चावल, दाल, कपास, है ना, बहुत आलू, जो भी होता है चीजें, लगभग इसके मिल रहे हैं प्रमाण। यहां पे घर बनाने के प्रमाण, ध्यान रखना, पकी हुई मिट्टी के प्रमाण, पकी हुई ईंट के प्रमाण छोड़ो, यहां तो हुआ यहां पे जो है ना कई जगह से, एक जगह यह भी है जहां मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिल रही है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बागों में भी कहीं ना कहीं माता को लेकर झुकाव था। मातृ देवी की, भाई पुरुष का भी तो मिल सकता था, बहुत जगह बुर्जा होम में भी मिला है, दैमाबाद में भी मिला है। तो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिल रही है। और अब आप देखो आगे हड़प्पा जब हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा में क्या पढ़ते हैं, किसकी पूजा, मातृ प्रधान समाज था, तो कहीं ना कहीं यही सभ्यता वहां पे क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं और भाई क्या क्या है। एक आता है यहां पे संस्कृति आता है, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है, जौरवे संस्कृति और देमाबाद या देमाबाद,
ये मुख्य रूप से देखा जाए तो आज के डेट में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, और यहाँ से बड़े पैमाने पे, ये तो कई बार पूछा गया है भाई कि जोरवे जो संस्कृति है यहाँ पे पूरा पाषाणिक स्थल मिले। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जितना स्थल मैं बता रहा हूँ सब नव पाषाण काल के भी मिले हैं, पूरा पाषाण काल के भी मिले हैं, पुराने पुराने हथियार वगैरह भी मिले हैं। तो जोरवे संस्कृति और दैवाबाद से भी कुछ इस टाइप के प्रमाण, भीमबेटका हम आपको बता दिए। एक और मिलता है साइट्स, हालांकि साइट्स लगभग 50 से 60 है, उतना पॉसिबल है ही नहीं, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। एक और साइट्स है, ये भी लिखा हूं मैं, कई बार एग्जाम में पूछा, हथनौरा, यह भी साइट्स जो है यह महाराष्ट्र का है। तो इससे हमें क्या मालूम चला? इससे यह मालूम चला कि नव पाषाण या पाषाण काल जो था, ठीक है, मेन सेक्शन यही था, जो पाषाण काल था वो छोटे मोटे एरिया में फैला हुआ नहीं था। पाकिस्तान आज का, जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, उधर जाओ बिहार, हालांकि असम में भी मिलते हैं। पूरे इंडिया में यदि मैं बात करूं तो आज का जो पूरा इंडिया है, मैं तो ये मेन मेन प्लेस बताया हूं, ठीक है, पूरे इंडिया में कर्नाटका में मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं लगभग लगभग जो आज का भारत है कहीं ना कहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा पाषाण काल का फैलाव था। ये था हमारा पाषाण काल के जो मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बेटा सवाल पूछा जाता है, हम बताए थे कि चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? कोल्डीवा। कोल्डीवा के पास एक और जो है ना, बेलन घाटी एरिया में एक और प्लेस है, एक तो मदहदा बता दिए, एक और है, बताओ कि उसका नाम क्या है, कोई बताओगे? साहब क्या कह रही थी? हाँ, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर भी वहीं आसपास, कोल्डीवा के आसपास है, वहाँ पे भी चावल के प्रमाण बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो सिविलाइजेशन यहीं देख लेंगे। एक तो हम लोग इजिप्ट सिविलाइजेशन, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 5-7 मिनट का है। दूसरा देख लेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे सेकेंड फेज में, और वह हमारा क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं आगे। दो जो है ना, दो छोटे छोटे सेक्शन हैं। एक सबसे पहले यदि देखा जाए तो मिस्र सभ्यता है, मिस्र सभ्यता, और दूसरा है मेसोपोटामिया। इस दोनों को देख लेंगे क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, सबसे पहला सवाल मिस्र को देखते हैं, क्या क्या बनता है भाई। तो मिस्र सभ्यता यदि पूछा जाए तो आज के डेट में मिस्र एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखना ये। और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है, या कायरो भी कहते हैं। क्लियर है? मिस्र में ही या नॉर्थ अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिस नदी को नाइल नदी या नील नदी के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो नील या नाइल। क्लियर है? इसी नदी के किनारे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता निवास करती थी, जिसका नाम था मिस्र सभ्यता या नील सभ्यता। ठीक है, नील नदी के नाम से ही पड़ गया है। 2 से 3 सवाल है इंपॉर्टेंट। यहाँ के लोग बाग यदि देखा जाए तो इनका जीवन जनरली देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे कम था। ये सब ज्यादातर शिकार किया करते थे। अभी भी अफ्रीका वाले एरिया में जाओगे तो देखना लोग बाग बहुत सारे शिकार करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है, यहाँ के लोग जो घर बनाते थे वो घर किस स्ट्रक्चर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये त्रिभुज नुमा बनाते थे ये घर, और इस त्रिभुज को यदि हम लोग बात करें उस समय हम लोग क्या कहते थे, जो इनका घर था किस शेप का था, तो पिरामिड नुमा। ठीक है, पिरामिड नुमा के घर ये बनाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। ज़्यादा कोई सवाल है नहीं। विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन
नील सभ्यता किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। यहाँ के लोग वाग शिकार पे अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपना घर जो बनाते थे कुछ इस शेप का, जिसे हम लोग पिरामिड सभ्यता, हालांकि इस नील सभ्यता को हम लोग पिरामिड सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मिस्र में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मिस्र के ही द्वारा कौन सा नहर बनाया गया है? सुएज कैनाल, आपको पता है ना? सुएज नहर मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं पढ़ाया हूँ। सुएज नहर किन दो ओशियन को जोड़ने का काम, सी को जोड़ने का काम करती है? एक भूमध्य सागर मेडिटेरियन ओशियन, मेडिटेरियन सी, और दूसरा रेड सी। तो ये पूछा जाता है कि सुएज कैनाल जो है किन दो सी को जोड़ते हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ मैं पहले आपको जरूर पढ़ाया हूँ, तो क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये जरूर हमें बता दीजिएगा। कंडीशन नंबर 2, जब सुएज नहर का निर्माण हुआ था तो उस समय मिस्र के राजा कौन थे? ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट अफेयर मैं यहाँ बता देता हूँ, हाल फिलहाल में यहाँ पर 1-2 ट्रायल भी हुआ है, एक्सरसाइज भी हुआ है मिस्र में, ध्यान रखना। और 23 से 24 कंट्री का ट्रायल हुआ, मैं करंट अफेयर में पढ़ाया हूँ, तो ये सब बीच में देख लीजिएगा। यहाँ से मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं जरूर आप लोग देख लेना। क्यों? हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, जब अमेरिका साइड से लौट रहे थे तो मिस्र गए थे। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर है, कहीं ना कहीं मैं पढ़ाया हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये तो हो गया भाई इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात कर लिए। ध्यान रखना, मिस्र को हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो अफ्रीका के बाद धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ोगे तो हम 2 देश में आ गए। एक इधर आओगे इराक है, फिर क्या है ईरान, आओगे सीधे क्या है पाकिस्तान, फिर अपना इंडिया गया। तो इराक मोस्टली एरिया इराक में था, लेकिन थोड़ा एरिया ईरान में भी था। इराक और ईरान में एक सभ्यता पनप रही थी, जिस सभ्यता का क्या नाम था? मेसोपोटामिया सभ्यता। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि एक सभ्यता के साथ दूसरी सभ्यता जो चल रही थी मेसोपोटामिया। आपसे यदि पूछ दिया जाए मेसोपोटामिया सभ्यता कितने देश में फैला हुआ था, तो 2, इराक और ईरान। लेकिन मूल रूप से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इराक। क्लियर है? यह दोनों जो सभ्यता, देखो उस समय जो लोग भाग रहेंगे, उस समय ऐसा नहीं है नल के या मोटर का यूज करेंगे, उस समय लोग भाग पानी पीने के लिए जनरली नदी के किनारे रहा करते थे। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग वाग जो रहते थे किसी न किसी शहर में रहते होंगे। एक सबसे पावरफुल यदि हम बात करें तो उर्रेउर भी बोला जाता है, इसे उरुक भी कहते हैं। तो यह पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की राजधानी क्या थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की राजधानी उरुक थी। बाद में बेबीलोन भी बना है। ठीक है, क्योंकि मैं बेबीलोन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, सिकंदर को लेकर मैं पढ़ाया हूँ कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। अब यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था, जो लोग बाग रहते थे, ठीक है, तो यहाँ के लोग बाग ध्यान रखना शिकार कम करते थे, क्योंकि जंगल झाड़ कम था। यहाँ के लोग बाग खेती बाड़ी पे ज़्यादा डिपेंडेड थे। और 2 नदी का नाम पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किन 2 नदी के बीच में, किन 2 नदी के किनारे में स्थित थी। तो ध्यान रखना 2 नदी आप जरूर याद रखिएगा। एक नदी का नाम दजला है और दूसरे का नाम फरात है। कई बार इंग्लिश दे देता है टिग्रिस यूरोफ्रेटस। ठीक है, तो यूरोफ्रेटस और टिग्रिस दजला, यूरोफ्रेटस क्या हो गया? फरात। इन दोनों नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जीवित थी। हालांकि एक और बात मैं बता दूं, जिस समय अपना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन चल रहा था, उसी समय भारत में भी भारत की या विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता शुरू हो चुकी थी, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा वासी और मेसोपोटामिया वासी एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस कब करेंगे? जब ये सभ्यता जीवित होगी। इसी कारण से यह भी सवाल पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग
अपने अपने मतलब हड़प्पा वासी को किस नाम से पुकारते थे? तो यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। मेलुआ, मेलुआ का मतलब था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बनिया व्यापारी। ठीक है, बाकी और देखा जा, अच्छा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ था वह इराक और ईरान के किस दिशा में? तो बिल्कुल नीचे, दक्षिण में आएंगे या साउथ ईस्ट में जब आएंगे तो उस एरिया में ज्यादा विकास था, और उरुक जो शहर था ना, राजधानी, वह भी इसी क्षेत्र में था। इसके नॉर्थ एरिया में जाओगे तो चारागाह क्षेत्र बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? और अभी हाल फिलहाल में आपको एक बड़ा अच्छा हम क्वेश्चन बताए हैं करंट अफेयर में कि किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण हो गई? बताओ, ईरान या इराक? क्या नाम है भाई? ठीक है, क्या रईस के नाम से। तो यहां से ये जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधा दे देगा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अभी किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? ठीक है, तो रईस की मृत्यु हो गई। जो किस देश के थे वो आपकी भड़क है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दिया हूं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग आज देख लिए पाषाण काल और मिस्र सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया। इसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग हो सकता है तोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की, तो 2 भागों में उसे हम लोग। यहाँ तक कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो फटाक से। है कोई कुछ क्वेश्चन? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।